जिंदगी भर तड़पती है, मार खाती है, चुप रह जाती है। आप में से बहुत सी महिलाओं को ये अपनी कहानी लगी ना, लेकिन आज हम महिलाएं में वो चेहरे जिन्होंने घर के अंदर जुल्म सहा, चार दीवारी तोड़कर मुखालफत की आवाज उठाई, दहलीज लांघने की हिम्मत जुटाई, मिलिए डॉक्टर सुमन से। घरेलू हिंसा पीड़ितों में आवाज उठाने का जज्बा भरती है डॉक्टर सुमन। ये रचना है। ससुराल वालों ने घर से निकाला तो सड़क पर रही। इस भीड़ में रीना भी है, जिनके पेट में बच्चा पल रहा था। पति ने इतना मारा कि बेहोश हो गई। जितने चेहरे उतनी कहानियां, हर कहानी में जख्म, बेबसी, आंसू और दर्द है। इन्हीं मजलूमों का सहारा है डॉक्टर सुमन। डॉक्टर सुमन ने न सिर्फ इन पीड़ितों को संभाला, बल्कि जिंदगी में दोबारा खड़े होने का जज्बा भी दिया। आज हम महिलाएं में कहानी दर्द को हिम्मत और जख्म को ताकत बनाने वाली मर्दानियों की। मर्दानी जिनमें जीने का जज्बा है, जिन्होंने ज्यादतियों की जकड़बंदी तोड़ी और जिनकी जंग बेजान उम्मीदों में जान फूंकती है। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें हिम्मत देनी है, उन्हें हौसला देना है। महिलाओं को पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलना है या फिर उससे आगे निकल जाना है। ऐसी बातें हमने बहुत कही भी हैं, बहुत सुनी भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक सच्चाई ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस रुके नहीं हैं और कभी भी नहीं रुके थे। चाहे हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, हर तरह के घरों में इस तरह के केसेस सामने आते हैं। महिलाएं डरती भी हैं, घबराती भी हैं, कैसे बोलें, कई बार बोलने की हिम्मत करती भी हैं तो पुलिस से वो सहयोग नहीं मिलता। और ऐसे में कुछ एनजीओज हैं जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं ऐसी महिलाओं की हेल्प करने के लिए, उनके जीवन को कुछ बेहतर करने के लिए। ऐसा ही एनजीओ चलाती हैं सुमन जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस खास एपिसोड में। डॉक्टर सुमन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रचना। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी रचना जी का धन्यवाद कि इन्होंने मुझे तो खैर अपॉर्चुनिटी दी ही, हमारे एनजीओ को, शांति सहयोग को, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स हैं उनको भी आज कहने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इनको सामने ला रहे हैं। हर हफ्ते मैम हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी महिलाओं को हम अपने इस शो में बुलाएं जो औरों के लिए मिसाल हों। आप वाकई मिसाल हैं। आप ऐसी फैमिलीज तक पहुंच रही हैं, आप ऐसी महिलाओं तक पहुंच रही हैं, उनकी हेल्प के लिए एक जरिया बन रही हैं। लेकिन कब आपको जहन में आया था कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए? कौन सी चीज थी जो प्रभावित कर गई? 2004 में मैंने ये शांति सहयोग शुरू किया था क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ फिलॉसफी की और मेरी पीएचडी है गांधी जी पे। तो गांधी जी पे 3 किताबें भी लिखी हैं। और 2004 में ही एक कर्नल साहब मुझे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आप कर क्या रही हैं ग्राउंड पे पॉवर्टी के लिए। आप हमेशा कहती हैं पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, यू नो, विक्टिम्स एंड ऑल दैट, सो व्हाट आर यू डूइंग। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये प्रश्न कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो काम है किताब लिखना, लेक्चर देना, एट्सेट्रा। और मैंने कभी सोचा नहीं था ग्रास रूट्स काम करूँगी, पर वो बात मेरे दिल को छू गई। और फिर गांधी जी ने ये भी लिखा है कि एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज़ बेटर देन ए टन ऑफ थियरी। तो कि भाई ग्राउंड पे कुछ करना चाहिए। सो इसीलिए मैंने शांति सहयोग रजिस्टर करवाया। और ये क्योंकि ये गांधीयन एनजीओ है तो ये होलिस्टिक है। कई बार लोग पूछते हैं कि जी आपका एक ही मुद्दा क्यों नहीं, एक ही फील्ड होना चाहिए ना, या एजुकेशन, या हेल्थ, या विमेन एम्पावरमेंट। पर गांधी जी का अप्रोच ही होलिस्टिक है। सो बिकॉज ऑफ दैट we work in education, health, skill development and women empowerment. तो women empowerment का शुरू से ही मुझे था कि करना है। और एक्चुअली पहले हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में उनको एम्पावर किया, बिकॉज आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइवलीहुड्स टू women। औरत अगर ऐसे करना सीख जाए तो फिर सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाती हैं। सो यू नो, ऐसे करने के लिए ही हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किए। और फिर धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए। और आज तो हमारी बहुत बढ़िया बुलंद टीम है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम। दे आर एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो एंड गेट द अवार्ड्स। वी ऑलरेडी गॉट 17 अवार्ड्स, बट उनके हमारे टीम के अवार्ड हैं, यू नो। सो जहाँ तक महिला शक्तिकरण की बात है या विमेन एम्पावरमेंट की, सो ऋतु शी इज़ आवर प्रोग्राम मैनेजर और ये हमारे साथ कम से कम नहीं तो अब 12-13 साल हो जाएंगे जुड़ी हुई हैं। एंड शी ऑल्सो फील्स अ लॉट फॉर विमेन्स, यू नो, कॉजेज एंड ऑल।
तो इनफैक्ट रितु ने बहुत काम किया था। 2010 से 2017 में एक एक्चुअली हमें ग्रांट मिल गया था दिल्ली गवर्नमेंट से, शीला दीक्षित की सरकार थी, 20 लाख से ईयर टू वी स्टार्टेड अ सेंटर फॉर वुमेन। तो जेंडर रिसोर्स सेंटर प्रोग्राम था दिल्ली गवर्नमेंट का, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स थे जिस पे हम काम करते थे, एजुकेशन, लीगल और हेल्थ का। तो तीनों कंपोनेंट्स बहुत अच्छे मतलब तरीके से इतने वेल डिज़ाइन थे कि कम्युनिटी को हम रीच कर पाते थे और कम्युनिटी हमारे साथ बिल्कुल फेमिलियर हो गई थी। उसी के इसमें देखा हमने कि कैसे लीगल जो अवेयरनेस है या लीगल काउंसलिंग है, उन लोगों को कितना ज़रूरत है कि उनको अपने घर से किस तरीके से हमें बाहर लाना है सो दैट कि वो उस इन्वायरमेंट से बाहर आ सके। सो हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन लोगों को एंगेज किया, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग और कटिंग एंड टेलरिंग और बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो हम लोगों के वहाँ पे चलते हैं, उसमें हम लोग इनको एंगेज करते हैं और ताकि ये लोग अपने घरों से थोड़ा बाहर आए, अपने आप को एम्पावर कराएं। और एक ये है कि ओवरऑल जो हमने देखा कि अगर आप किसी को भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप तभी तक कर पाते हैं जब तक वो खुद, अनटिल अनलेस शी इज नॉट रेडी। अगर वो खुद रेडी है अपने आप की हेल्प करने के लिए तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया और हमने बहुत सी जिंदगियों में बदलाव लाए हैं हम। इसी के बाद हम लोगों ने APPI में सेम प्रोजेक्ट को हमने प्रपोजल डाला तो हमें वो भी मिला। APPI आजिम प्रेमजी फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव के अंडर में हमें ये प्रोग्राम दोबारा हमें करने का मौका मिला और आज भी हम उस पर काम कर रहे हैं, और जिसमें प्रियंका जी और एज अ मोबिलाइजर हैं, डोर टू डोर जाती हैं कम्युनिटी में और जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको NGO से कनेक्ट कराती हैं। और यहाँ पर जब लोग आ जाते हैं तो अनुराधा एज अ काउंसलर वो काउंसलिंग करती हैं उन केसेस को। मतलब आप बता रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, डोर टू डोर जाकर उनसे बात करना, उन्हें पहचानना, उन्हें लीगली हेल्प करना, उनकी काउंसलिंग करना, ये तो आप करते ही हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए उनकी जिंदगी भी बदलते हैं ताकि आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों और एक अलग कॉन्फिडेंस उनमें आए। आपने प्रियंका और सरोज जी का जिक्र किया, उनसे मैं सीधा बात कर लेती हूँ, पूछती हूँ आप किस तरीके से डोर टू डोर जाते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों को भरोसा होता है कि नहीं आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है उन्हें? नमस्ते सबको, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं डोर टू डोर कम्युनिटी में काम करी, आज से नहीं, मैं मेरे करीब लगभग 12 साल हो गए उस कम्युनिटी में काम करते हुए। तो एक फेस वैल्यू सबसे पहले वैल्यू होती है, जो यहाँ पे विक्टिम मतलब अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती, तो उनको एक ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट के द्वारा ही हम उनसे बात उनकी निकलवाते हैं, आराम से पूछते हैं, तो वहाँ नहीं बताना चाहती है। फिर उनको हम लोग एकांत में बुलाते हैं, कोई उन्हीं के एरिया में आना चाहे, फिर वहाँ आके सारे बात शेयर करती है। फिर अपने सेंटर तक लाते हैं जहाँ पे हम काउंसलर अनुराधा मैम से मिलवाते हैं, फिर अनुराधा मैम इन केस को देखती है, इससे आगे फिर वकील सर तक ले जाती हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम थी और फिर कैसे आगे सीढ़ी दर सीढ़ी आपको मदद मिली, क्या प्रॉब्लम थी, क्या फेस किया, कैसे भरोसा हुआ कि नहीं इन्हें मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी है? मैम नमस्ते, मेरा नाम निधि है, मैं साउथ दिल्ली से हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने लव मैरिज करी थी, तो मेरे शादी के 3-4 महीने बाद मेरे देवर देवरानियों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए, टॉर्चर करने लग गए। यहाँ तक कि वो मौका देखते थे कि मेरे हस्बैंड बाहर जाते, जब भी वो मुझे हाथापाई करते थे। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करी। फिर मेरा बेटा है 4 साल का, वो गली में जाके किसी को बुला के लाया कि मेरी मम्मी ना फांसी तो बोल नहीं पा रहा था, वो कह रहा मेरी मम्मी ने खांसी लगा ली रो रो के मेरा बच्चा। फिर मैंने कहा मैं तो चली जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चों के साथ और ज़्यादा अत्याचार होगा। तो फिर मैंने फिर ये क्या कहते सरोज मैम और ये क्या कहते हैं प्रियंका मैम मिली हमें, तो उनने मुझसे बात करा, मैंने उनको अपनी परेशानी बताई, तो फिर उनने मुझे, मैं उनके वहाँ जाके इंजॉय पे जाके मैंने उनसे अपनी बात करी, फिर उनने मुझे समझाया, सलाह दिया, और फिर मेरे देवर देवरानी को भी बुलाया, फिर उनसे भी पूछताछ करी। फिर मुझे अनुराधा मैम ने करा, फिर उन लोकेश सर है हमारे वकील साहब, उनने भी बहुत हेल्प करी हमारी, और यहाँ तक कि FIR वगैरह करवाया। और आपकी लव मैरिज से दिक्कत क्या थी? मेरी लव मैरिज से ये दिक्कत थी, सास ससुर तो मेरे एक्सपायर हो गए हैं, जो मेरा देवर है और देवरानी है वो बस जात पात पे ही लेके लड़ाई करते हैं, इसी बात पे कमेंट्स मारते हैं, उल्टे उल्टे वर्ड बोलते हैं कि जो मतलब मैं हावी हो जाऊँ, वो मतलब हमेशा चढ़ते बढ़ते यहाँ मत बैठाना, ये मोमदन है, ये मुसलमान है, मतलब ऐसी ऐसी बातें आप करते। मुस्लिम हैं और आपके पति हिंदू हैं? हाँ जी, बगैर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मेरे देवर देवरानियों को बहुत ऐतराज है। मेरा लड़का हुआ था तो मुझे घर से निकाल दिया था,
कि मतलब लड़का हुआ है। इस पे भी मुझे 3 दिन के जच्चों में इन लोगों ने मुझे सबने मिलकर मारा था। इतना मारा था कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और मैं पुलिस वालों के पास जा रही थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, मुझे भगा दे रहे थे। क्यों? ये इसलिए कह रहे थे कि मतलब आपकी गलती, उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपनी लड़की का इंजाम ना मेरे हस्बैंड पे लगा रही थी। उसकी लड़की 18 साल की है। अपने आप नाखून वाखून मार के चले जाते थे और कहते थे इनने ऐसा करा, वो पैसे दे देते थे, हम पे उल्टा केस बना देते थे पुलिस वाले। मतलब पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं किया। बल्कि इन सर से मिलके और ये अनुराधा मैम से मिलके उन्होंने फिर हमारी सुनवाई करी। और अब मैं अपने बच्चों के साथ, पति के साथ खुश रहती हूँ। बगैर अभी भी थोड़ा बहुत कॉमन्स पास करती रहती है और मुझे घर से निकाल दिया। मैं रेंट पे रहती हूँ और फिर भी लड़ाई झगड़ा थोड़ा बना ही हुआ है। इतना नहीं करते, मतलब पहले से थोड़ा कम करते। मतलब पति आपके सपोर्टिव हैं, हाँ लेकिन जी। जो बाकी आपके ससुराल के लोग हैं, देवर देवरानी का आप जिक्र करेंगे? हाँ, मेरे जो 2 देवर हो रहे हैं वो नहीं करते हैं। मेरी जो सबसे छोटी वाली देवरानी अन्नू और चेतन, ये दोनों ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करते हैं। और जब देखते हैं कि मेरे हस्बैंड ने, जब ही करते हैं। और उनके बच्चे भी हाथापाई करते हैं, मुझे मारते हैं और उल्टी सीधी बात बोलते हैं, जिससे मुझे बर्दाश्त कभी कभी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा करते हैं। और मुझे हिस्सा भी नहीं दिया और मेरे पापा को भी जेल में पॉक्सो का केस लगा के कम से कम 2 साल से बंद करवा रखा है। और मैं किसी से ना, मतलब अपने परिवार में किसी से नहीं डरती। वो चाहते हैं ना मुझे छोड़ दे, मेरे देवर देवरानी चाहते हैं मुझे छोड़ दे। मुझे घर का हिस्सा भी नहीं दिया है। मैं 7 सालों से किराए पे रहती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बिजली के बिल में भी फंसा दिया। अभी 5 लाख का बिल मेरे ऊपर डलवा दिया, घर की लाइट भी कटवा दी है। शांति सहयोग के साथ जुड़कर जिंदगी कुछ बदली? हाँ मैम, बहुत बदली। यह है कि अब सुकून से रहती हूँ। मेरा उनने ख्याल मुझे है बहुत मेरी इसमें सहायता अनुराधा करी। का बहुत हाथ है। अनुराधा का बहुत हाथ है इनको काउंसलिंग करने में। किस और तरीके trust से build काउंसलिंग की जाती है अनुराधा? किस तरह की परेशानियां आती हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है किसी अनजान पर भरोसा करना और भरोसा करके भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बताना, शेयर करना। मैम, सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रस्ट करना और भरोसा दिलाना। तो जब मेरे पास रूबीना आई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इवन उसने बोला मैं सुसाइड कर लिया था। अच्छा, रूबीना ही जो अब निधि बन गई हाँ, है? एक्चुअली हाँ, रूबीना निधि बन गई है। अच्छा। हाँ, निधि बन गई है। तो निधि के साथ बहुत, वो मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। कह रही कि आप भी पैसे खा लोगे, कह रहे वो पुलिस वाले खा लेते हैं, आप भी पैसे खा लोगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप मुझ पे भरोसा करो, आप खुल के बात करो। तो फर्स्ट सेशन में तो ये इतना ओपन नहीं थी, बट मैंने 3-4 सेशन लिए इनके साथ, तब ये ओपन होके इन्होंने सारी बातें रखी। फिर मैं आगे बढ़ी स्टेप बाय स्टेप। मैं इनकी देवर और देवरानी से मैं मिली कि क्या प्रॉब्लम है। तो सीरियसली मैम, वो बहुत बदतमीज़, बहुत ज़्यादा, उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीज़ी की थी। बट मुझे ऐसा लगा कि इनको इन्हीं की तरह समझाना चाहिए। तो फिर सीधे मैंने थाने में कंप्लेन वगैरह की थी कि वो मेरे साथ तो बदतमीजी नहीं कर सकते ना। अगर रूबीना के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो उनका राइट मेरे ऊपर नहीं चलता, वो मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको डायरेक्ट थाने में लाके पुलिस की तरफ से काफ़ी हेल्प मिली हमें। पुलिस वालों ने उसे डांटा कि आप मैम के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। फिर FIR वगैरह भी करवाई, जिसमें पूरा सपोर्ट लोकेश सर का था। तो लोकेश सर ने काफ़ी हेल्प करी कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। फिर तब जाके थोड़ा निधि के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं, मेरे साथ कोई खड़ा है। इनके हस्बैंड भी रोए। इनके हस्बैंड ने बोल दिया था मैम मैं तो जहर खा लूंगा, मैं इतना तंग हूँ। मैंने कहा जहर खाने से कुछ नहीं होता, ये सब एक जिंदगी का हिस्सा है, हमें लड़ना चाहिए। बस फर्क इतना है कि हमें कोई समझने वाला नहीं मिलता। बट ऐसा नहीं है कि अगर अभी तक नहीं मिला तो आगे कोई नहीं मिलेगा। हम लोग आपके साथ हैं। शांति सहयोग हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा है। और जब मैं काउंसलिंग करती हूँ ना, तो मतलब बहुत अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं कि उनको संभालना, उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है। वो नहीं बता पाते उनके साथ क्या बीत रही है, क्या चल रहा है। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे केसेस होते हैं मेरे पास कि लास्ट अभी कुछ टाइम पहले केस आया था कि फैमिली ने शादी कराई, उसकी खुशी से शादी हुई, लड़की 29 ईयर की थी। बाद में शादी के बाद जब उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो पता चला उसको HIV है। उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया, ये बोल के कि तू कैरेक्टरलेस है, तेरी वजह से मुझे HIV हुआ है। आज की डेट में वो लड़की ना घर की है ना घाट की है। हस्बैंड ने बच्चा तक छीन लिया। टचवुड बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चे को HIV की प्रॉब्लम नहीं हुई, बट वो आज बेदखल है घर से।
तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस है मेरे पास कि मतलब मैं अगर बोलने पे आऊँ तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। तो उसको भी हमने वो सीलमपुर से आई थी हमारे पास, तो हमने भी उसको काफ़ी समझाया, हेल्प दी उसको। नर्सिंग के हम लोग होप फाउंडेशन, मेरा ख्याल है कि लीगल हेल्प जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लीगली आई थिंक हमारे जो लॉयर्स हैं कामयाब बहुत हैं, सो इनके बिना भी वी कांट प्रोसीड। यानी पहला पड़ाव जो प्रियंका और सरोज का है, दूसरा पड़ाव अनुराधा जब काउंसलिंग करती हैं, एंड देन लीगल एडवाइजर के तौर पर आपकी टीम काम करती है। तो लोकेश और स्वाति मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आगे किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा कहना चाहूँगी कि लोकेश जी तो हमारे साथ हैं, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, अपनी बात रखेंगे। एंड स्वाति शी इज़ वेरी यंग एंड ये हमारे साथ बिल्कुल प्रो बोनो करती हैं। एंड बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में इनको बहुत दर्द है। दर्द तो लोकेश जी को भी है एंड ही इज़ लीगली वेरी वेरी साउंड, सो इज़ स्वाति। बट आई वांट टू जस्ट से दैट इट्स सच अ यंग एज टू, ये वॉलंटरली हमारे पास आई कि आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो खुद एक महिला हैं और महिलाओं के दर्द को महिलाएं बेहतर तरीके से समझती हैं, अंडरस्टैंड करेंगी, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। बताइए किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कानूनी तौर पर? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स को इनके समझाना, एंड हम स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं कि मीडिएशन हो जाए तो बेस्ट है, सो दैट इट डज नॉट लीड टू फर्दर एक्सकेलेशन कि एफआईआर कराएं, देन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो, हमें केस फाइल करना पड़े। बिकॉज एज ऑफ दिस डेट अभी भी हमारे कोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी स्लो चलते हैं, तो इतनी जल्दी रिलीफ मिल नहीं पाती है। जितनी जल्दी अगर सेटलमेंट हो जाए, मीडिएशन हो जाए तो वो बेटर ऑप्शन है। तो हम कोशिश करते हैं पहले तो महिलाओं को समझाने की कि वो समझे कि उनके राइट्स क्या बनते हैं, और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी बुला के एक बार मीटिंग करने की, सो दैट मीडिएशन हो सके। सो सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि महिलाओं को ओपन करवाना, कि वो अपनी पूरी बातें रख पाए हमारे सामने कि उनको ये इश्यूज हैं, ये नहीं है, उनको क्या चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें अल्टीमेटली डाइवोर्स लेना है, उन्हें मेंटेनेंस चाहिए, या उन्हें साथ रहना है, या उन्हें बच्चों के साथ रहना है, तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाती। पहले तो उनको ये समझाना कि उनके राइट्स ये बनते हैं और ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनमें से वो क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। अगर मीडिएशन हो जाता है तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस वही है, क्योंकि मीडिएशन में सबसे कम टाइम लगता है एंड सबसे जल्दी रिलीफ मिल जाती है। बट अगर वो नहीं हो पाता है, हमें फर्दर एस्केलेशन करना पड़ता है, देन सबसे पहला स्टेप होता है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में कि हम CAW सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का श्रीनिवासपुरी में है, तो वहाँ पे हम उनकी कंप्लेंट देते हैं, जो हमारी काउंसलर मैम हैं एंड मोबिलाइजर्स हैं वो बनाते हैं। हम उसको सुपरवाइज करते हैं कि कंप्लेंट ठीक है, लीगली वो सब कुछ कवर कर रही है या नहीं कर रही है, तो रिलीफ हम उनको वहाँ से दिलाने की कोशिश करते हैं। सो दैट पहले CAW सेल में भी सबसे पहले दे डोंट रजिस्टर FIR, कि छूटते साथ ही वो FIR रजिस्टर नहीं करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं वहाँ पे भी वो सेटलमेंट टॉक्स ही करवाते हैं पहले। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है, हाँ जी मैम। क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के आधार पर चलता है और वहाँ सबूत पेश करने होते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर कुछ और गलत महिला के साथ हुआ है, हर बार क्या सबूत मिल जाते हैं? क्योंकि कई बार तो मारपीट ऐसी होती है जिसमें निशान मिल गए, मारपीट चोट के निशान मिल गए, कई बार तो इस तरह के कोई सबूत मिलते नहीं है। या फिर अगर शोषण किया गया है महिला का, कई बार उसके सबूत भी कुछ टाइम के बाद आप नहीं देख सकते, नहीं मिलते। तो मैम इसमें हम इसका रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं, जब हमारे अवेयरनेस कैंप्स होते हैं वीकली, तो हम उसमें बताते हैं उन्हें कि उन्हें एविडेंस कैसे इकट्ठा करने हैं। तो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि आपके साथ अगर छोटी से छोटी मारपीट भी हो तो आप जरूर सरकारी डिस्पेंसरी या किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, अपने MLC बनवाइए, या एटलीस्ट MLC ना भी बने तो एक प्रिस्क्रिप्शन तो बनवाइए, सो दैट आपके पास एक प्रूफ रहे। इन फ्यूचर अगर आपको कंप्लेंट देना पड़ता है या कोर्ट जाना पड़ता है या अपने ही घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है, तो आपके पास एटलीस्ट कोई एविडेंस तो हो दिखाने के लिए। क्योंकि अदरवाइज सबसे पहला स्टिग्मा ये होता है हमारी सोसाइटी में कि सबसे पहले जैसे कंप्लेंट दी हमने कि जी मेरे साथ ऐसे घरेलू हिंसा हो रही है, तो सबको ये लगता है कि फर्स्ट टाइम हुई है तो आप सेटलमेंट कर लो, ये तो हर घर में होता है थोड़ा बहुत। लेकिन हम ये उनको समझाने की कोशिश करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे पहले एविडेंस बना के चलिए। आपके साथ छोटी से छोटी मारपीट भी हो, आप सबूत बनाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, या किसी हॉस्पिटल में जाके ज्यादा चोट आई है तो एक MLC बनवाइए, जिसको आप संभाल के रखिए। भले ही आप आज नहीं चाहते कि आपको केस डालना है या आपको कंप्लेंट करनी है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको करनी पड़े तो जज के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आएगा उससे कि एविडेंस सामने है, तो वो भी जल्दी एक्शन ले सकते हैं। एंड पुलिस वाले भी आपकी बात सुनेंगे, और सबसे पहले घर वाले आपकी सुनेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि आपके साथ एक ही बार हुआ है, उनको दिखेगा कि भैया 10-10 डॉक्टर की पर्चियां हैं यहाँ पे, तो कुछ तो रोज हो ही रहा है इस घर में गलत जो है,
चूंकि आपने घर वालों का जिक्र किया, अभी चूंकि शो की रिकॉर्डिंग से पहले ही मैं विक्टिम से बात कर रही थी, मैं चाहूंगी पीछे आप माइक दे दीजिए। हाँ जी। आप फैमिली की बात कर रही थी, आप बता रही थी कि आपने लव मैरिज की, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम वाला केस है, और ना आपके परिवार वालों ने ना ही आपके पति के परिवार वालों ने इस शादी को स्वीकार किया है। क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपके शादी से लेकर अब तक? मैम मैं सायरा, मेरी लव मैरिज है, और सरोज मैम प्रियंका मैम से मैं मिली एक दिन। तो मेरा बच्चा शांति सहयोग से ही स्कूल में जाता है, तो मैं एक दिन मैम से मिली। मैम ने मुझे ना प्यार से समझाया, तसल्ली से, कि यहाँ ऐसे ऐसे होता है। फिर मैंने एक दिन खुद ही आके बोला कि मैम मुझे हेल्प चाहिए, मेरे हस्बैंड 1 रुपये नहीं देते हैं, किसी और के साथ अफेयर है, मैं अकेले रहती हूँ बेबी को लेके। तो फिर क्या कहते हैं, सरोज मैम प्रियंका मैम मुझे बोली कि यहाँ पे ना कोर्सेज होते हैं, आप कोर्स कर लो, क्योंकि मैं डिवोर्स तो दूंगी नहीं, क्योंकि मैं इतनी आगे बढ़ के पीछे नहीं जा सकती ना। तो मैंने कहा कोर्स करके मैं उसको ये दिखाऊंगी कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ शांति सहयोग की तरफ से। वोकेशनल कोर्स। अच्छा, लेकिन सायरा उम्र में बहुत छोटी लग रही है मैम, लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि पति ने शादी की, धोखा दे रहा है, लेकिन वो अभी भी बोल रही है कि डिवोर्स तो मैं दे नहीं सकती। ऐसी कौन सी चीज है जो महिलाओं को कोई कदम उठाने से रोकती है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ इनकी बात सुनकर, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों को समझना चाहिए कि वी आर नॉट अ डोरमैट, कि कोई भी ऊपर से निकल जाए। ये क्या बात हुई? और कुछ तो हमारी सोसाइटी में, कल्चर में, समाज में कि नहीं माँ जो है बड़ी सैक्रिफाइस करती है, त्याग करती है, देखो सबको खिलाना, नहीं कुछ बचा तो खुद भूखी सो गई, बुखार में भी उठ के फुलके बनाए। सो आई थिंक ये चीज़ें भी हटानी चाहिए। एंड मैं तो फिर यही कहूँगी, जैसे द आंसर इज दैट दिस, you have to learn how to be economically independent. जब तक हमारा सशक्तिकरण नहीं होता आर्थिक, तब तक ये समस्या रहेगी ही। और एक बार सशक्तिकरण इकोनॉमिक हो जाता है ना, तो फिर आपका इक्वेशन फर्क हो जाता है। अगर आपका हस्बैंड को मालूम है कि आप कमा सकती हो, आप खुद खा सकती हो, बच्चों को भी खिला सकती हो, चाहे वो गरीब परिवार हो चाहे अमीर, तो एक इक्वेशन चेंज हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रूट कॉज इज दिस। और कई बार तो मेरा ख्याल है सुसाइड से लोगों को बचाया है बिकॉज ऑफ दैट। तो आई मीन टीम इज रियली वर्किंग ऑन दैट। हर तरह से मेरे साथ ऐसा गलत बिहेव किया जाता था जैसे मैं एक जानवर हूँ। धीरे धीरे मेरे साथ मारपीट भी होने लगी, पति करने लगे, कई बार घर से बाहर भी निकाला गया मुझे। पति को तो मैंने झेला है, झेलूंगी, लेकिन अगर मेरा बेटा कुछ ऐसा निकल गया करे तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा ना। माँ बच्चों के लिए तो जीती है। औरत को जीने का हक तो होना ही चाहिए ना। और कुछ तो घर वाले इसलिए दबाते हैं कि ये औरत आवाज नहीं उठा सकती। औरत तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है।